मेरी मॉम बस नदी किनारे नहा रही थी, तभी वहां से गुजर रहे ड्रैगन किंग की नजर उन पर पड़ी। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती, उन्हें जबरदस्ती ड्रैगन पैलेस ले जाया गया। किसी को नहीं पता था कि आधे महीने से भी कम टाइम में मेरी मॉम प्रेग्नेंट हो गई। शुरू में वो बहुत खुश थीं। उन्हें लगा कि वो एक पावरफुल ड्रैगन मदर बनेंगी। लेकिन जब ड्रैगन किंग को ये बात पता चली तो वो खुश होने के बजाय गुस्से से पागल हो गया। उसने हमें कैद कर लिया और ओपनली डिक्लेयर कर दिया, जैसे ही ये ड्रैगन सॉन पैदा होगा मैं इस बच्चे को खा जाऊंगा ताकि मेरी पावर और बढ़ सके। मेरी मॉम बस मुझे सेफ रखना चाहती थी। डिलीवरी वाले दिन उन्होंने अपनी आखिरी एनर्जी लगाकर येलो रिवर से एस्केप किया और पैदा होते ही मुझे नदी किनारे एक ग्रीन स्नेक को सौंप दिया, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गया था। कमजोर हालत में मेरी मॉम ने भीख मांगी, प्लीज मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करो। ये बच्चा एक ड्रैगन सॉन है, फ्यूचर में ये तुम्हारी मदद जरूर मदद करेगा। और इतना कहते ही मेरी मॉम की पूरी एनर्जी खत्म हो गई और वो येलो रिवर के उफनते पानी में डूबकर हमेशा के लिए गायब हो गई। लेकिन अगले ही सेकंड उस जख्मी ग्रीन स्नेक ने अचानक अपना फॉर्म चेंज किया और एक खूबसूरत ग्रीन ड्रेस्ड औरत में बदल गई, जिसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। स्नेक से ह्यूमन फॉर्म में आई इस औरत का नाम था लियू लोली, जो आगे चलकर मेरी मास्टर बनी। उसी रात उन्होंने पूरी दुनिया में ये न्यूज फैला दी कि मैं एक ड्रैगन सॉन हूं। फोकलोर के हिसाब से जिसे भी ड्रैगन सॉन मिल जाए उसकी लक और करियर आसमान छूने लगते हैं। लेकिन मेरी मास्टर ने एक स्ट्रिक्ट रूल सेट किया, सिर्फ फीनिक्स ईयर, फीनिक्स मंथ और फीनिक्स डे में पैदा होने वाली स्पेशल डेस्टिनी वाली लड़कियां ही इस ड्रैगन सॉन को पा सकती हैं। न्यूज फैलते ही मास्टर के घर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। सब मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए डेस्परेट थे। शुरू में कुछ लोगों को डाउट हुआ, लेकिन मास्टर ने बिना कुछ कहे बस अपना हाथ घुमाया और जो भयंकर तूफानी बारिश हो रही थी वो उनके आसपास 3 फीट की दूरी से अपने आप अलग हो गई। ये मैजिक देखकर सब घुटनों के बल गिर पड़े और प्रे करने लगे कि उनकी बेटी सिलेक्ट हो जाए। स्क्रीनिंग प्रोसेस के बाद मास्टर ने 2 साल की 18 लड़कियों को चूज किया। फिर मास्टर ने मेरी उंगली पर कट लगाकर हर एक लड़की के साथ मेरा ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया। उसके बाद उन्होंने उन लड़कियों को आज रात मेरी प्रोटेक्शन के लिए वहीं रोक लिया। उस रात आसमान में भयंकर बिजलियां कड़की। सदी का सबसे खतरनाक स्टॉर्म आया था। येलो रिवर किसी पागल जानवर की तरह बार बार किनारे से टकरा रही थी और हवाओं में एक डरावनी बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंज रही थी। लेकिन थैंकफुली उन लड़कियों की प्रोटेक्शन की वजह से मैं सुबह तक शांति से सो पाया। अगली सुबह मास्टर ने उन सभी लड़कियों को विदा कर दिया और उनकी फैमिलीज को बताया कि आज से ये लड़कियां अपनी अपनी फील्ड में टॉप लेवल की सक्सेस अचीव करेंगी। लेकिन ये गुड लक सिर्फ 18 साल तक रहेगा। 8 साल बाद इनमें से किसी एक लड़की को मेरे स्टूडेंट की वाइफ बनना ही होगा, वरना बहुत बड़े डिजास्टर का सामना करने के लिए तैयार रहना। और सच में मास्टर की बात बिल्कुल सच साबित हुई। जिन लड़कियों ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उनकी लक इतनी तेज चमकी कि एक ने सड़क किनारे यूं ही एक लॉटरी टिकट खरीदा और पूरे 500 मिलियन का जैकपॉट जीत लिया। जिसकी लक सबसे लेट काम की, उसे भी 6 महीने बाद अपने पुश्तैनी घर के डेमोलिशन का नोटिस मिला और कॉम्पेंसेशन का अमाउंट करोड़ों में था। इन 18 लड़कियों की फैमिलीज रातों रात करोड़पति बन गई और टॉप लेवल का स्टेटस पा लिया। उन्हें जमीन से उठकर आसमान छूते देख मेरी मास्टर के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। फिर मेरे 8वें बर्थडे की रात बिल्कुल क्लियर आसमान अचानक काले बादलों से घिर गया। आंगन में लगी विंड चाइम्स पागलों की तरह बजने लगी और मास्टर का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उन्होंने अचानक आंगन में 7 कॉइन सॉर्ड्स गाड़ दी, पेपर मनी जलाई और मुझसे कहा, आज आधी रात के बाद तुम पूरे 8 साल के हो जाओगे। अगले 10 सालों तक तुम्हें हर साल कॉन्ट्रैक्ट वाली किसी एक लड़की के घर रहना होगा, उसके बिल्कुल साथ रहना होगा। 1 साल पूरा होते ही दूसरी फैमिली के पास शिफ्ट होना होगा। अगर तुम सर्वाइव कर गए तो जिंदा रहोगे और अगर फेल हो गए तो वही तुम्हारी डेस्टिनी होगी। मैंने पूछा, मास्टर आपके कहने का क्या मतलब है? उन्होंने बताया, तुम एक ड्रैगन सॉन हो। ड्रैगन किंग को जैसे ही तुम्हारी सेंट मिलेगी वो तुम्हें ढूंढकर जिंदा निकल जाएगा। तुम्हारे पैदा होने से लेकर इन 8 सालों तक मैंने हर साल कॉन्ट्रैक्ट वाली एक लड़की को अपने घर बुलाया ताकि उनकी yin एनर्जी का यूज करके तुम्हारी ड्रैगन एनर्जी को हाइड किया जा सके। लेकिन अब मेरी मैजिक पावर पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुकी है। मुझे हाइबरनेशन में जाना होगा। आगे का मिशन तुम्हें खुद कंप्लीट करना है। इतना कहकर मास्टर नीचे झुकी। उनकी आंखों में एक अजीब सी सीरियसनेस थी। तुम्हारी आंखों में गोल्डन ड्रैगन अवेकन हो चुका है, लेकिन अभी तुम्हारे पास सेल्फ डिफेंस की कोई पावर नहीं है। जब तक तुम्हारी एबिलिटीज पूरी तरह से अवेकन नहीं हो जाती, तुम्हें एक अंधा बनने की एक्टिंग करनी होगी। इसे सेल्फ कंसीलमेंट कहते हैं। ये बोलकर मास्टर ने मुझे एक सनग्लासेस दिया और बाकी बची 10 लड़कियों के होम एड्रेस दिए।
उस पल उन्होंने मुझे बहुत गहराई से देखा और फिर उनकी बॉडी धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगी, जब तक कि वो धुएं में बदलकर अंधेरे में गायब नहीं हो गई। अगले दिन मैंने वो सनग्लासेस पहने और अपने हाथों में उन 10 लड़कियों के एड्रेसेस वाले कार्ड्स कसकर पकड़ लिए और अकेला ही घर से निकल पड़ा। मैंने रैंडमली एक लड़की का कार्ड सेलेक्ट किया और एड्रेस फॉलो करते हुए सिटी पहुंच गया। उसके घर के पास पहुंचकर मैंने रास्ता पूछने की एक्टिंग की और टटोलते हुए उनके दरवाजे तक पहुंचा। मैंने डोरबेल बजाई, लड़की की मॉम ने दरवाजा खोला। मैंने सालों पुराना वो टोकन निकाला और उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे बस 1 साल के लिए अपने घर रख लें। शुरू में लड़की और उसकी फैमिली का बिहेवियर मेरे साथ काफी पोलाइट था, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें पता चला कि मेरी मास्टर अब नहीं रही तो उनका एटीट्यूड पूरी तरह चेंज हो गया। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं 14 साल का था, मैं छठी लड़की के घर रह रहा था। उसका नाम बाई टिंगटिंग था। 16 की उम्र में ही वो बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखों में अभी से वो चार्म था जो किसी को भी पागल कर दे। उसके हर एक मूव में एक टिपिकल रिच ब्रैट वाला एटीट्यूड झलकता था। जब मैं उसके घर था, उसने कभी मुझे सीधे मुंह नहीं देखा। वो मुझे किसी पेट की तरह ट्रीट करती थी। मेरे साथ एक ही कमरे में रहना तो दूर की बात है, उसने मुझे अपनी किसी भी चीज को टच करने से स्ट्रिक्टली बैन कर रखा था। सबसे गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि मुझे अंधा समझकर वो रोज मुझसे अपने पैर धुलवाती, मसाज करवाती और तौलिया मंगवाती। अगर वो मेरे काम से सेटिस्फाइड नहीं होती तो मुझे खाना खाने या सोने नहीं देती थी। यहां तक कि घर में एंट्री भी नहीं देती थी। और जब मेरा 1 साल पूरा हुआ और मैं घर छोड़कर जा रहा था, जैसे ही मैंने दरवाजे से बाहर कदम रखा, उसने सेलिब्रेट करने के लिए फायर क्रैकर्स जला दिए। उन पटाखों की आवाज मेरे दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। मुझे बहुत ह्यूमिलिएशन और गुस्सा फील हुआ। आगे आने वाले दिनों में मुझे समझ आ गया कि दूसरों के टुकड़ों पर पलने का क्या मतलब होता है। हर बार जब मैं किसी नई लड़की के घर जाता तो मुझे हमेशा कूड़े जैसी नजरों से देखा जाता और अलग अलग तरीकों बड़ा हो रहा था। अच्छी बात यह थी कि मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। इन सालों में मैंने ना सिर्फ मास्टर की सिखाई, सारी स्किल्स मास्टर कर ली, बल्कि अपनी ब्लड लाइन की सोई हुई पावर्स को भी अवेकन कर लिया था। लेकिन मास्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली वार्न किया था कि मैं अपनी पावर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने पावर यूज की तो मेरा अंधा होने का नाटक पकड़ा जाएगा और वो ड्रैगन किंग जो मुझे खाना चाहता है, मेरी सेंट ट्रेस करके तुरंत मेरे पास पहुंच जाएगा। मेरे पास इतनी पावरफुल एबिलिटीज थी, फिर भी मैं उनका थोड़ा सा भी डिस्प्ले नहीं कर सकता था। उस फ्रस्ट्रेशन और घुटन ने पूरे 10 साल तक मुझे टॉर्चर किया, जब तक कि मैं 18 साल का नहीं होने वाला था। मैं आखिरी लड़की के घर शिफ्ट हुआ। उसका नाम सू मेंग्याओ था। उसकी फैमिली अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्लेयर बन चुकी थी और वो खुद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की टॉप ट्रेंडिंग स्टारलेट थी। उसे लगा कि एक अंधे इंसान से उसे कोई खतरा नहीं है, इसलिए उसने बिना किसी डर के अपने उस आरोगेंट रिच बॉयफ्रेंड को घर बुलाना शुरू कर दिया। वो जानबूझकर रोज मेरे सामने रोमांस करती, क्योंकि उसे लगता था कि मैं सच में अंधा हूं और कुछ नहीं देख सकता। हद तो तब हो गई जब एक रात थ्रिल के लिए वो जानबूझकर मेरे सामने फिजिकल होने लगे। लड़के ने कहा, वो अंधा वहीं बैठा है, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? उसने जवाब दिया, उसकी फिक्र मत करो, वो बस एक पुतला है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कम ऑन। उस पल वो गंदी आवाजें और वो डिस्गस्टिंग माहौल मेरे सेंसेस को हिट कर रहे थे। वो लिटरली मेरे सामने बैठकर मुझे धोखा दे रही थी और मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता था। मैंने अपने फिस्ट कसकर भींच लिए और अपनी पूरी लाइफ के सबसे टॉर्चर भरे और दर्दनाक पलों को बस चुपचाप देखते हुए बर्दाश्त किया। आखिर 1 साल की टाइम लिमिट खत्म हो गई। ये उन 18 लड़कियों की प्रोटेक्शन का मेरा आखिरी साल था। अगर मुझे जिंदा रहना था तो आज रात मुझे उन 18 लड़कियों में से किसी एक को सिलेक्ट करके शादी करनी ही होगी। न्यू ईयर्स ईव के दिन मैं वापस अपने पुराने घर आ गया। मैंने पहले से तैयार रेड रिबन्स लगाए और ड्रैगन फीनिक्स कैंडल्स जलाई। कमरे में फैली इस वेडिंग डेकोरेशन को देखकर भी मेरे दिल में सिर्फ एंडलेस टेंशन और डिस्पेयर भरा था। 18 साल हो गए, मैंने उन सबके असली चेहरे देख लिए थे। मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं था कि उनमें से एक भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए राजी होगी। अगर किसी ने भी हाँ नहीं की तो आज आधी रात को ड्रैगन किंग यहां आकर मुझे जिंदा निगल जाएगा। तभी एक फेमिलियर फिगर देखकर मेरे होश उड़ गए। वो मेरी मास्टर थी, लियू लुओली। उनका चेहरा बिल्कुल नहीं बदला था। वो आज भी उतनी ही यंग और ब्यूटीफुल थी, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी बॉडी एक सेमी ट्रांसपेरेंट सोल स्टेट में थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा का एक झोंका उन्हें उड़ा ले जाएगा। वो मेरे पास आई, मेरी वेडिंग आउटफिट को देखा और उनके पीले चेहरे पर एक रिलीफ भरी स्माइल आ गई। मेरा छोटा बच्चा अब बड़ा हो गया है। इस वेडिंग सूट में तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। मास्टर मुझसे बात करते हुए धीरे धीरे मेरे कॉलर की सिलवटें ठीक करने लगी। मुझे तुम्हारी टेंशन थी, इसलिए मैंने जबरदस्ती अपना मेडिटेशन ब्रेक किया ताकि तुम्हें देख सकूं। अब मैं उन 18 लड़कियों को यहां इनवाइट करूंगी। तुम उनके बीच से अपनी पसंद की कोई भी लड़की सेलेक्ट कर लेना। मैंने पूछा,
लेकिन मास्टर, अगर मैंने सिलेक्ट कर भी लिया तो क्या वो मानेंगी? मास्टर के हाथ एक पल के लिए रुके, फिर उन्होंने बड़े प्यार से कहा, टेंशन मत लो, अगर वो स्मार्ट होंगी तो खुद तुमसे शादी करने की भीख मांगेंगी ताकि वो पुराना डेट चुका सके। मैंने पूछा, लेकिन अगर वो अपना कर्ज ना चुकाना चाहे तो? मैंने बड़ी मायूसी से उनसे पूछा। वो अपना मुंह छिपाकर मुस्कुराईं, फिर मेरे कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाईं, अगर वो डेट नहीं चुकाना चाहती तो तुम खुद कोई प्लान बना लेना उन्हें अपनी दुल्हन बनाने का, अपनी मास्टर की नाक मत कटवाना। मेरा चेहरा लाल हो गया, मुझे उनका मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया और मैंने अपना सिर झुका लिया। वो मुझे देख रही थी, उनकी आंखों में मेरे लिए बहुत दर्द और फिक्र थी। काफी देर हेजिटेट करने के बाद उन्होंने आखिरकार एक पाउच निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। अगर सच में उनमें से एक भी राजी ना हो तो तुम इसे ओपन कर लेना, लेकिन रहने दो। जब तक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए इसे बिल्कुल मत खोलना। मुझे डर है कि तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मास्टर ने अपना चेहरा घुमा लिया। वो कुछ कहना चाहती थी पर रुक गई। मैं बस मुंह खोलकर पूछने ही वाला था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मास्टर ने उन 18 लड़कियों के एड्रेसेस वाले कार्ड्स वापस ले लिए और घर से बाहर चली गई। मास्टर, अगर वो नहीं आना चाहती तो छोड़ दीजिए, प्लीज अपनी मैजिक पावर और वेस्ट मत कीजिए। मैंने डर के मारे जोर से आवाज लगाई, लेकिन उस खाली आंगन में अब मैं बिल्कुल अकेला बचा था। मैं उस पाउच को कसकर पकड़े हुए बड़ी बेताबी से रात होने का वेट करने लगा। फाइनली दूर से स्पोर्ट्स कार्स के इंजन की भारी आवाज सुनाई दी। 18 टॉप क्लास लग्जरी कार्स एक लाइन में आकर मेरे उस टूटे फूटे घर के दरवाजे पर रुक गईं। कार के दरवाजे खुले और 18 बेहद खूबसूरत लड़कियां बाहर आईं। मानना पड़ेगा, उस लक और एनर्जी ने उन्हें बहुत निखारा था। हर एक का फिगर एकदम परफेक्ट था। उनकी लंबी टांगें देखकर मेरी आंखें चुंधिया गईं। मैंने अपने सनग्लासेस पहन लिए और अंधा होने की एक्टिंग करते हुए उन्हें छुपकर ऑब्जर्व करने लगा। जैसे ही वो 18 औरतें आंगन में आई, मेरा वो बड़ा सा आंगन अचानक बहुत छोटा फील होने लगा। माहौल काफी ऑकवर्ड और टेंस हो गया था। हवा में ना सिर्फ एक्सपेंसिव परफ्यूम्स की महसूस हो रही थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उन सबके हाथों में एक एक ब्लैक प्लास्टिक बैग था, जिसके अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भारी चीज पैक की गई हो। बाई टिंगटिंग ने नीले बॉर्डर वाली एक शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी थी। वो काफी टॉल लग रही थी और उसकी नजरें सबसे ज्यादा कोल्ड थी। लेकिन मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब उसने मुझसे अपने पैर धुलवाए और मसाज करवाई थी। सू मेंगियाओ ने काले रंग का ओवरकोट और अंदर पर्पल ड्रेस पहन रखी थी, जिससे वो एकदम हाई क्लास रिच लड़की लग रही थी। उसका फिगर छिपाए नहीं छिप रहा था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया था। मुझे वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए। वांग चंगचंग ने एक भड़कीली आग जैसी लाल स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर भले ही मासूमियत दिख रही थी, लेकिन उसकी ड्रेस उसकी एम्बिशन को साफ दिखा रही थी। मुझे अच्छे से याद है कि बचपन में उसने जानबूझकर मुझे बीच सड़क पर छोड़ दिया था ताकि कोई गाड़ी मुझे टक्कर मार दे। एंड्रान ने एक बहुत ही सिंपल सी वाइट ड्रेस पहनी हुई थी और वो चुपचाप एक किनारे खड़ी थी, माना कि उसे भी मेरे गंदे होने से प्रॉब्लम थी। लेकिन उसने कभी मेरे साथ कुछ ज्यादा बुरा नहीं किया था और उसका चेहरा देखकर ही लगता था कि वो एक परफेक्ट वाइफ मटेरियल है। जब मैं अपने मन में ये सब ख्याली पुलाव पका रहा था, तभी सू मेंगियाओ ने अपनी आंखें घुमाई और अचानक बाई टिंगटिंग की तारीफ करने लगी। टिंगटिंग सिस्टर, तुम्हारी टांगे कितनी लंबी है ना, बिल्कुल उस अपाहिज की वैशाखी बनने के लिए परफेक्ट। क्यों ना तुम ही उससे शादी कर लो। सू मेंगियाओ की बात सुनकर बाकी लड़कियां भी हंसने लगी। जैसा कि मुझे शक था, वो सब शादी के लिए राजी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मेरा दिल पूरी तरह टूट गया, एक आवाज ने फिर से मेरी उम्मीद जला दी। बहुत हो गया सू मेंगियाओ, अपनी जबान पर थोड़ा कंट्रोल रखो। कुछ भी कहो, हम सब ने बचपन में चेन आन के साथ शादी की रस्में पूरी की थी। अगर वो सच में हम में से किसी एक को शादी के लिए चूज करना चाहता है तो ये उसका राइट है। ये बोलने वाली कोई और नहीं बल्कि वही बाई टिंगटिंग थी, जो मुझे कभी एक पेट की तरह ट्रीट करती थी। कैसा राइट? तुम्हें क्या लगता है ये कोई पुराने जमाने का स्वयंवर चल रहा है? मैं नहीं मानती कि मेरी उससे शादी हुई थी। उसका जो मन हो वो करे, मुझे उससे रत्ती भर भी मतलब नहीं है। एक लड़की ने बड़े कोल्ड टोन में कहा। बाकी औरतों ने भी एक एक करके ऐसे ही कमेंट्स पास किए। तभी बाई टिंगटिंग अपनी जगह से उठी और भीड़ में से एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए बोली, क्या तुम सबका जमीर मर चुका है? जरा अपने कपड़ों के इन टॉप ब्रांड्स को देखो। ये सब चेनान की लक और एनर्जी के बिना पॉसिबल था क्या? इंसान को इतना भी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। उसकी डांट सुनकर सब लोग सुन रह गए। मैंने एकदम शॉक में बाई टिंगटिंग की तरफ देखा। क्या मैंने इसे पहचानने में गलती कर दी थी? जो रिच लड़की मुझसे अपने पैर धुलवाती थी और मुझे पेट की तरह समझती थी, क्या वो सच में बाहर से कड़क और अंदर से सॉफ्ट थी? लेकिन तभी भीड़ में से डिजाइनर व्हाइट ड्रेस पहने सू मेंगियाओ ने खामोशी तोड़ी। कैसा एहसान? क्या हम सब ने एक एक साल तक उसे प्रोटेक्ट नहीं किया? अगर हम नहीं होते तो वो कब का मर चुका होता।
क्या ये एहसान चुकाना नहीं हुआ? दूसरी ने कहा, बिल्कुल, अगर उसकी लक खराब है तो इसमें हमारी क्या गलती? सच कहूं तो अब वो जबरदस्ती हम पर बोझ बन रहा है। बाई टिंगटिंग बोली, अगर तुम में से कोई राजी नहीं है तो मुझे ही उससे शादी करने दो। मैं बाई टिंगटिंग उसकी कर्जदार हूं और आज मैं वो कर्ज चुकाऊंगी। क्या वो खुद मुझसे शादी करना चाहती है? अगले ही सेकंड बाई टिंगटिंग धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगी। बाकी लड़कियां ये देखकर पूरी तरह हैरान थी। वो चिल्लाई, क्या तुम सच में उससे शादी करने वाली हो? लेकिन उस हैरानी के बाद उनके चेहरों पर एक शैतानी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। चैनान, तुम अंदर हो? दरवाजे के बाहर से एक बहुत ही मीठी आवाज आई। ये बाई टिंगटिंग थी। एक्साइटमेंट के मारे मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने एक अंधे इंसान की तरह बेवकूफ सा दिखने का नाटक किया और अपने हाथों से दरवाजा टटोलने लगा। अपनी एक्टिंग को परफेक्ट बनाने के लिए मैंने जानबूझकर दरवाजे की चौखट से बुरी तरह ठोकर खाने का नाटक किया। ये सीन देखते ही पूरे आंगन में जोरदार हंसी गूंज उठी। बाई टिंगटिंग भागती हुई आई और मुझे उठाते हुए बोली, चैनान, तुम ठीक तो हो? उस पल मैं सच में बहुत इमोशनल हो गया था। मुझे लगा जैसे भगवान ने फाइनली एक बार मुझ पर मेहरबानी कर दी है। लेकिन जैसे ही मैं मुंह खोलकर हाँ बोलने वाला था, मैंने अपने सनग्लासेस के पार देखा कि उसके उस प्यारे से चेहरे पर अचानक एक बहुत ही चालाक और खतरनाक स्माइल आ गई। चैनान, शादी का शुभ मुहूर्त हो गया है, चलो अब शादी की रस्में पूरी करें। ये कहते हुए उसने अपने बैग से एक घिनौना मरा हुआ नीला मेंढक निकाला। उसने वो मरा हुआ मेंढक बिल्कुल मेरे मुंह के पास लाते हुए बहुत ही मीठी आवाज में कहा, चैन आन, जल्दी से इसे किस कर लो, फिर हमारी शादी कंप्लीटली फाइनल हो जाएगी। मैं पूरी तरह सन्न रह गया। तो ये था उसका असली प्लान। वो मास्टर की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर एक मरे हुए मेंढक को मुझसे शादी करवा रही थी। मैंने अपने चश्मे के पार बाकी 17 लड़कियों को देखा। उनमें से किसी ने भी बाई टिंगटिंग के इस घटिया प्लान को नहीं रोका। आखिर में मैंने अनरान को देखा। मेरी नजरों में वो अकेली थी जिसने कभी मुझसे बुरी तरह बात नहीं की थी। उसने अपने आसपास खड़ी लड़कियों को देखा, फिर मुझे देखा और आखिर में वो चुपचाप भीड़ में सबसे पीछे जाकर छिप गई। उस पल मेरा दिल पूरी तरह टूटकर गहरे समुद्र में डूब गया। तुम मुझे किस क्यों नहीं कर रहे? किस खत्म करो, फिर हमें सुहागरात भी तो मनानी है। ये सुनकर आसपास की लड़कियां अपना मुंह छिपाकर अपनी हंसी कंट्रोल करने लगी। अच्छा, बहुत अच्छा। अगर तुम लोग खेलना ही चाहती हो तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ एक बड़ा गेम खेलता हूं। मैंने एक डरा सहमा इंसान होने की एक्टिंग की और अपना चेहरा धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। वो एक्साइटमेंट में आंखें फाड़े देख रही थी। उसे लग रहा था कि मैं उस मरे हुए मेंढक को किस करने ही वाला हूं। तभी मैंने अपनी स्लीव्स में छिपी उंगली से उस मेंढक पर एक हल्का सा फ्लिक किया। मेरे फिंगर टिप से ड्रैगन एनर्जी का एक तेज ब्लास्ट निकला और सीधे उस मरे हुए मेंढक के फूले हुए पेट पर जाकर लगा। उस एनर्जी के झटके से वो मरा हुआ मेंढक अचानक जिंदा हो गया। उस बिल्कुल मरे हुए मेंढक के मुंह से एक भयंकर और चुभने वाली चीख निकली और उसने अपने चारों पैर जोर से मारते हुए सीधे बाई टिंगटिंग के चेहरे पर छलांग लगा दी। बाई टिंगटिंग बुरी तरह डर गई और पागलों की तरह उस मेंढक को दूर फेंकने लगी। लेकिन अगले ही पल वो मेंढक फिर से उसकी टांगों पर झपट पड़ा। बाई टिंगटिंग जोर से चीखी और झटपट मेंढक को लात मारकर दूर किया। आसपास खड़े सभी लोग ये देखकर सुन रह गए थे। बाई टिंगटिंग गुस्से से जमीन पर पैर पटकने लगी। उसका चेहरा हरा पड़ चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो मेंढक अभी तक पूरी तरह मरा हुआ था वो अचानक कैसे जिंदा हो गया। उसे इस तरह परेशान और डरा हुआ देखकर मैंने पूरी तरह इनोसेंट होने का नाटक किया और जानबूझकर जोर से पूछा, अरे टिंगटिंग, क्या हुआ? क्या अभी यहां कोई मेंढक बोल रहा था? नहीं चनान, तुमने गलत सुना। वो बुरी तरह कांप रही थी और फिर भी अपनी आवाज को मीठा बनाने का नाटक करते हुए बोली, मुझे नहीं पता, शायद कोई जंगली बिल्ली आ गई थी, मैंने उसे भगा दिया है। ओ, तो वो जंगली बिल्ली थी। मैंने आवाज खींचते हुए बेवकूफों की तरह सिर हिलाया। फिर अचानक मेरी नजरें तेज हुईं और मैंने झटके से उसकी कलाई जोर से पकड़ ली। तो अब जब सब ठीक है टिंगटिंग, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। मैं बिल्कुल रेडी हूं। चेनान, मेरा हाथ छोड़ो। बाई टिंगटिंग तुरंत पैनिक कर गई और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरी ग्रिप इतनी मजबूत थी कि वो बिल्कुल भी नहीं छूट पा रही थी। अब और टाइम वेस्ट मत करो, चलो जल्दी से अंदर चलकर शादी की रस्में पूरी करते हैं, फिर हमें सुहागरात भी तो मनानी है ना। उसे इस तरह खौफ में और बेबस देखकर मुझे अचानक वो बचपन के दिन याद आ गए जब वो मुझे टॉर्चर करती थी और उसका चेहरा नफरत से भरा होता था। मेरे दिल में अचानक रिवेंज लेने की एक जबरदस्त तसल्ली महसूस हुई। छोड़ो मुझे, कौन करेगा तुम्हारे जैसे अंधे से शादी। लेकिन तभी कड़कड़ाती हुई बिजली चमकी। उस घने काले आसमान में अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और उसके तुरंत बाद बादलों के बीच से एक बेहद खौफनाक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़का। डैम इट,
मैंने अभी ड्रैगन एनर्जी यूज की थी और उस बूढ़े ड्रैगन किंग ने इतनी जल्दी मेरी लोकेशन ट्रैक कर ली। लगता है अब मैं अपनी ड्रैगन एनर्जी को ऐसे ही यूज नहीं कर सकता। मुझे मजबूरी में उसका हाथ छोड़ना पड़ा, लेकिन बाई टिंगटिंग को लगा कि मैं उस बादल की गरज से डर गया हूं और एक नंबर का डरपोक हूं। उसने गुस्से से अपना हाथ खींचा और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। छेनान, तुम्हारी औकात क्या है? तुम एक मेढक होकर हंसनी का शिकार करना चाहते हो? मैं तुमसे शादी करूंगी। तुम भी? मैंने गुस्से पर काबू पाते हुए पूछा। टिंगटिंग, अभी तो तुमने सबके सामने रो रोकर मुझसे शादी करने की जिद की थी। छी, वो तो बस एक मजाक था। तुम सच में मान गए। बात खत्म करते ही उसने अपने बिखरे बाल संवारे और एक घिनौनी नफरत के साथ मेरी ओर देखते हुए ताना मारा। छेनआन, अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो ठीक है, पर तुमने अभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे दर्द पहुंचाया। अब यहीं घुटने टेक कर माफी मांगो, तब शायद मैं सोचूंगी। आसपास खड़ी वो औरतें जो अब तक तमाशा देख रही थी, अब किसी ऊंची रानी की तरह हंसने लगी। झुक जाओ, अभी तो तुम ही हमसे शादी की भीख मांग रहे थे ना। शायद हम पसीज जाएं और हां कह दें। उनकी हंसी कानों में चुभ रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, भूलना मत, अगर मेरा ड्रैगन ब्लड कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो आज तुम इस मुकाम पर नहीं होती। मैंने कहा ना, अगर मैंने अपनी ये शक्ति वापस ले ली तो तुम सब बर्बाद हो जाओगी। तबाही तुम्हारे दरवाजे पर होगी। ये सुनकर बाई टिंगटिंग ने तिरस्कार से ठंडिया भरी। मुझे डराने की कोशिश मत करो। मेरे घर की एसेट्स अब अरबों में है। मेरा खानदान बर्बाद होना नामुमकिन है। तुम्हारे बिना भी हम अमीर ही रहेंगे। इतना कहकर उसने आंखें घुमाई। तुम्हें अपना खून वापस चाहिए ना? ठीक है, लो, अभी वापस करती हूं। उसने अपने बैग की एक हिडन पॉकेट से एक बुरी तरह कुचला हुआ गंदा काला प्लास्टिक बैग निकाला और मेरे चेहरे पर जोर से दे मारा। मैंने अनजाने में नीचे देखा तो उस बैग में खून से सने हुए सैनिटरी पैड्स थे। मेरा सिर चकरा गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने उन्हें जो कीमती ड्रैगन ब्लड दिया था, जो उनकी किस्मत बदल सकता था, उसे उन्होंने किस तरह वापस किया? मैं गुस्से से पागल हो रहा था। बाकी 17 औरतों ने भी ये नजारा देखा तो हंसते हुए अपने अपने तैयार रखे हुए काले बैग निकाले और एक एक करके मुझ पर फेंकने लगी। पता चला वो सब पहले से ही ये सोच कर आई थी। मैं गुस्से से कांप रहा था। अपनी मुठ्ठियां भींच ली और उनकी घिनौनी हरकतों को देखता रहा। छेनान, खड़े क्या हो? अपना ड्रैगन ब्लड जल्दी उठाओ। अरे, तुम भूल गई, वो अंधा है, उसे कुछ नहीं दिखेगा। दिन भर सोबर और एलिगांटे दिखने वाली ये अमीर घर की लड़कियां इस वक्त मुझ पर अपनी नफरत और सुपीरियोरिटी की धौंस जमा रही थी। लेकिन मैंने देख लिया था कि उनकी किस्मत की लकीरें अब काली पड़ रही थी। ये बदकिस्मती की शुरुआत थी। शायद आज रात सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि वो भी अपनी मौत के करीब पहुंच रही थी, और वो अभी भी अपनी इस घटिया हरकत पर खुश हो रही थी। खासकर बाई टिंगटिंग, जिसे लग रहा था कि उसने मुझे नीचा दिखा दिया है, वो हंस रही थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो खुद किस मुसीबत में फंसने वाली है। तभी मैंने ऊपर देखा। काला आसमान बादलों से भर चुका था। क्या वो मुझे खाने आ रहा है? मैंने नीचे देखा। मास्टर का दिया हुआ वो पाउच मेरे हाथ में था। उन्होंने कहा था, जब तक बहुत मजबूरी ना हो इसे मत खोलना। क्या है इसमें? ड्रैगन ब्लड। हमने तुम्हारा ब्लड वापस कर दिया है। अगर अकल है तो फौरन ये सगाई तोड़ दो, बाई टिंगटिंग ने चिल्लाते हुए कहा। मैंने एक झटके में उन गंदगी से भरे बैग्स को लात मारकर दूर फेंका और उन पर दहाड़ लगाई, तुम्हारी ये घटिया चीजें मुझे नहीं चाहिए। और सुनो, अगर आज रात मैं नहीं बचा तो तुम सब भी मेरे साथ यमलोक जाओगी। ये सुनकर वो 18 औरतें भड़क गईं। वो मुझ पर चिल्लाने लगी। किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं था। हमें साथ में ले मरेगा बकवास। सु मेंग्याओ ने मेकअप करते हुए ताना मारा। खून वापस कर दिया है, अब अपनी औकात में रहो। मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया और वो पाउच खोल दिया। अंदर एक लाल रंग का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था। एक तरफ मेरी जन्मपत्री थी, दूसरी तरफ किसी और लड़की की। मैं हैरान रह गया। ये उस फैनिश गर्ल का भाग्य नहीं था। मैं सोच ही रहा था कि अचानक उस घने अंधेरे आसमान में एक चमकदार नीली रोशनी चमकी। एक जानी पहचानी और धाकड़ आवाज आसमान से गूंजती हुई मेरे आंगन में आई। देखती हूं आज किसकी हिम्मत है जो शादी से मना करे। आवाज के साथ ही एक भारी दबाव ने सबको घेर लिया। बाई टिंगटिंग और बाकी लोग जो जाने ही वाले थे, घुटनों के बल गिर गए। हिलने की ताकत तक नहीं बची थी। मैंने ऊपर देखा। छत पर एक बेहद खूबसूरत नीले लिबास में वो बैठी थी, मेरी मास्टर। भले ही वो एक सोल के रूप में थी, लेकिन उनकी आंखें तलवार की तरह तेज थीं, जो दरवाजे पर खड़ी उन कांपती हुई औरतों को चीर रही थी। क्या हुआ? फायदा उठाकर भागना चाहती हो? मेरी ल्यू फैमिली को कमजोर समझा है क्या? उनकी आवाज में नजाकत के साथ साथ एक जबरदस्त सत्ता थी। ल्यू फेरी, हम मना नहीं कर रहे, पर वो अंधा है, हम उसे शादी कैसे करें? वांग चंचंग ने रोते हुए बहाना। बाकी भी डरते डरते हाँ मैं हाँ मिलाने लगी। वही तो
अगर वो आज रात नहीं बचेगा तो हम शादी के बाद ही विधवा हो जाएंगी। सब चुप हो जाओ। लियू लुओली की आंखों में ठंडक थी। उन्होंने अपनी आस्तीन झटकी और एक अदृश्य ठंडी हवा का झोंका धूल उड़ाते हुए उन औरतों से टकराया। वो सब चीखते हुए पीछे गिरी। सब बेहाल थी, लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मैंने साफ देखा, मास्टर का वो अर्धपारदर्शी शरीर उस शक्ति के इस्तेमाल से थोड़ा डगमगा गया और कमजोर हो गया। मेरा दिल बैठ गया। मैंने मास्टर को और थकाने से बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया और उनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। काफी है, मैंने अंधे होने का नाटक करते हुए उन औरतों पर ठंडी हंसी हंसकर कहा, सुनो, मेरी मास्टर ने पहले ही मेरे लिए गुन्नाइजवी फैनिक्स गर्ल ढूंढ ली है, जो तुमसे हजारों गुना बेहतर है। अब तुम अगर घुटने टेक कर भी मांगोगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। ये सुनकर बाई टिंगटिंग और सू मिंग्याओ का चेहरा उतर गया। उन्हें लगा जैसे उनकी जान में जान आ गई। अरे, बैकअप प्लान पहले से था। चलो, अब हमारा कोई काम नहीं। लड़कियों ने जल्दी से वहां से भागने में ही भलाई समझी। उन 18 लग्जरी कारों की आवाज के साथ वो सब रफू चक्कर हो गई। मैंने अपनी ड्रैगन आई से उनके जाने की दिशा में देखा। जैसे जैसे वो दरवाजे से दूर गईं, उनकी किस्मत की चमक बुझती गई और उन पर एक काली छाया मंडराने लगी। ये घोर विनाश का संकेत था। आंगन में सन्नाटा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, लियू लोली नीचे उतरी। उनकी वो तेज आंखें अब मेरे सामने एक गहरी और कोमल छुअन लिए हुए थी। उन्होंने अपनी ठंडी उंगलियों से मेरे चेहरे पर लगा धूल का निशान मिटाया। उनकी आवाज में वही पुराना मजाक और लाड़ था, बेवकूफ, अभी तो तू मास्टर की चिंता कर रहा था ना। मैंने अपने हाथ में पकड़े उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को देखा। मेरा गला सूख गया था। मास्टर, मैंने उन्हें भगाने के लिए वो सब झूठ बोला था। इस कॉन्ट्रैक्ट पर लिखी जन्मपत्री। लियू लोली ने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरे कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाई, सच तो ये है कि कोई गुदवी लड़की नहीं है। क्या डर गए? मैं नहीं डरूंगा। मैंने सिर ऊपर उठाया। मेरी आंखों में दृढ़ संकल्प था, अगर ड्रैगन किंग मुझे खा भी ले तो भी मैं उन औरतों के आगे नहीं झुकूंगा। मेरी बात सुनकर लियू लोली खिलखिला के हंस पड़ी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि आसमान में एक जोरदार सुनहरी बिजली कौन थी। अगला ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मुझे डर लगा, क्या ड्रैगन किंग आ गया? लियू लुओली ने आसमान की तरफ देखा। उनका चेहरा बहुत गंभीर था। उन्होंने मुझे घसीटते हुए अंदर कमरे में ले जाकर दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। ये सब करने के बाद उन्होंने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया। उनकी आंखों में बेशुमार प्यार था। उन्होंने प्यार से कहा, अगर वो सब तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो क्या मास्टर तुमसे शादी कर ले? बोलो, क्या? मैं पूरी तरह दंग रह गया। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट पर दूसरी लड़की मास्टर ही थी? मुझे याद आया, वो एक स्नेक सांप की जन्मपत्री थी। क्या मास्टर इंसान नहीं, एक सांप थी? क्या तुम्हें मास्टर पसंद नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपना सिर झुका लिया। अब टाइम नहीं है, ड्रैगन किंग पास ही है। जिंदा रहना है तो अभी मेरे साथ मैरिज सेरेमनी पूरी करो। उन्होंने बिना कुछ सोचे मुझे एक सादे से कमरे में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 3 बार झुकने के बाद हमारे माथे एक दूसरे से मिले। उस पल मुझे एक अजीब सी शांति मिली। मुझे अपना एक बूंद ड्रैगन ब्लड दो, लियू ओली ने अचानक कहा। मैं इतना घबराया हुआ था कि मैंने बिना सोचे अपनी उंगली मुंह में डाली और जोर से काट ली। खून बहने लगा। लियू लोली ने जल्दी से मेरी उंगली को अपने मुंह में ले लिया। मुझे एक झटके जैसा महसूस हुआ। एक सुन्न कर देने वाली बिजली मेरी पूरी बॉडी में दौड़ गई। मैं डर के मारे उनकी तरफ देख नहीं पाया, लेकिन अब मास्टर के अंदर भी मेरा ड्रैगन ब्लड था। जख्म संवारने के बाद मास्टर ने बाहर की तरफ देखा। उनकी आंखें अब और भी ज्यादा गंभीर थी। बाहर जोरों की बिजली कड़क रही थी। तूफान और भी तेज हो गया था, यहां तक कि मुझे ड्रैगन की गुर्राहट भी सुनाई दे रही थी। साजन, तैयार हो, चलो अब हम सुहाग रात वेडिंग नाइट मनाते हैं। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने सिर हिलाया और मास्टर के पीछे कमरे में चला गया। कमरे में हल्की रोशनी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से कांपते हुए हाथों को मास्टर की पतली कमर की तरफ बढ़ाया। मैं अपनी ही धड़कनों को सुन सकता था। ये वो पल था जो मैंने कभी नहीं सोचा था। एक तरफ उम्मीद थी तो दूसरी तरफ एक अजीब सा नशा। मास्टर ने मुझे रोका नहीं, बल्कि और करीब आ गई। मुझे एहसास हुआ मास्टर का शरीर बहुत ठंडा है, बहुत गर्माहट है। उनकी आवाज धीमी और मदहोश थी, मानो वो मेरी बाहों में पिघल रही हो। मैं पूरा अकड़ गया था। मैंने धीरे से पूछा, मास्टर, मेरे लिए ड्रैगन किंग से दुश्मनी लेना, क्या ये सही है? लियू लोली ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उनकी आंखों में एक चालाक चमक थी। उन्होंने अपनी उंगली से मेरी छाती पर गोल गोल निशान बनाए। बेवकूफ, मैं इतनी भी महान नहीं हूं। 3 साल पहले मेरा ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गया था। मैं जहरीली ठंड से तड़प रही थी जब तक मैं तुमसे नहीं मिली। सिर्फ तुम्हें गले लगाने पर ही तुम्हारी इस प्योर यांग ड्रैगन बॉडी से मुझे थोड़ी गर्माहट मिली। मैं स्तब्ध रह गया। दिल में एक हल्की मायूसी थी, पर मैंने सोचा चलो
कम से कम मैं उन्हें और गर्म रख सकता हूँ। मास्टर ने अचानक मुझे धक्का देकर पीछे किया और बल्ब जला दिया। मैं वहीं खड़ा रह गया, हैरान, क्या मैं मास्टर के पसंद का नहीं हूं? लियू लोली ने मुझे देखा और हंसकर कहा, अभी तुम बस एक साधारण इंसान हो, तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत कमजोर है। अगर हम और आगे बढ़े तो मुझे डर है कि तुम इस बोझ को सह नहीं पाओगे। बात खत्म करके उन्होंने अपनी आस्तीन से थोड़े चावल निकाले और बिस्तर पर रख दिए। ये 5 कलर राइस है, रोज एक दाना खाना, ये तुम्हारी बॉडी को मजबूत बनाएगा। जब तुम उन 18 लड़कियों से अपना खून वापस ले लोगे तभी तुम एक नई जिंदगी जी पाओगे। लियू लोली थोड़ा रुकी और सिर झुकाकर कहा, जब वो वक्त आएगा तब तुम मुझे ढूंढना। उसके बाद वो बिस्तर से उतरी और कमरे से बाहर चली गई। वो मेरे जैसा दिखने वाला एक पेपर डॉल ले आई, कहा कि ये मेरी जगह लेगा और मुझे 1 साल के लिए बचा सकता है। इस 1 साल में मुझे उन 18 लड़कियों से शादी का बंधन पूरा करना होगा, वरना ड्रैगन किंग मेरी जान ले लेगा। मुझे हिदायत देने के बाद वो थोड़ी कमजोर लग रही थी, लड़खड़ा गई। मैंने उन्हें पकड़ लिया। मास्टर, क्या हुआ? जबरदस्ती द्वार खोलने और तुम्हारा ड्रैगन ब्लड लेने की वजह से मैं अब और नहीं रुक सकती। लियू लोली का चेहरा पीला था, उनका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होने लगा और आखिर में एक नीली रोशनी बनकर वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में समा गई। मेरे साजन, जल्दी भागो, भले ही ये साल भर तुम्हारी ड्रैगन आरा को छुपा ले, लेकिन ड्रैगन किंग ने इस इलाके को लॉक कर दिया है। वो जल्दी ही यहां आ जाएगा। उनके आखिरी शब्द के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट की रोशनी गायब हो गई। धड़ाम, एक सुनहरी बिजली सीधे आंगन पर गिरी। पूरी हवेली हिल गई, छत के खपरेल गिरने लगे। मास्टर की दी हुई सुरक्षा हटते ही ड्रैगन की वो खौफनाक और डरावनी शक्ति किसी पहाड़ की तरह मुझ पर टूट पड़ी कि मेरा दम घुटने लगा। मैंने एक पल भी नहीं गवाया, कॉन्ट्रैक्ट को अपनी छाती से लगाया और तूफान में भाग निकला। मैं 5 मील तक भागता रहा जब तक मेरे फेफड़े आग की तरह जलने नहीं लगे। तभी मेरे पीछे से एक जमीन को हिला देने वाली दहाड़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, दूर से आग की लपटें आसमान छू रही थी। हवेली जल रही थी। बिजली की चमक में बादलों के बीच एक विशाल काली छाया घूमती दिखी। ड्रैगन किंग वाकई आ गया था। यह ऐसा दबाव था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर मैं भागता नहीं तो पक्का मर जाता। उस बूढ़े ड्रैगन का दिल कितना पत्थर का है। मुझे लगा था कि यह लुका छिपी और लंबे समय तक चलेगी। क्या मुझे अब हर साल एक फेनिक्स गर्ल से शादी करनी होगी? अगर 80 साल तक जीना है तो 62 शादियां। इस दिन का अंत कब होगा? मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा ख्याल आया। इस दिन को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ड्रैगन किंग का खात्मा। लेकिन अभी सबसे जरूरी है कि उन 18 औरतों से अपना हिसाब चुकता करूं। आधे साल बाद जियांग सिटी में वेंशन ज़े नाम की एक दुकान खुली। दुकान छोटी थी, पर नियम अजीब। दिन में सिर्फ एक ही फॉर्चून टेलिंग, भविष्यवाणी पैसे नहीं, किस्मत वाले ही यहां आ सकते हैं। मैं एक कुर्सी पर बैठा, हाथों में 2 अखरोट घुमा रहा था। एक खास नकाब ने मेरा चेहरा छुपा रखा था। इन 6 महीनों में मास्टर के दिए 5 कलर राइस से न सिर्फ मैंने अपनी बॉडी को मजबूत किया, बल्कि अपनी ड्रैगन आई की शक्तियों को भी जागृत कर लिया। अब मैं लोगों की किस्मत और उनके कर्मों के फल देख सकता था। मेरा ये काम अच्छा चल रहा था, पर यह मेरा असली मकसद नहीं था। मैं तो बस उस मछली का इंतजार कर रहा था जो खुद कांटे पर फंसेगी। तभी एक दिन, माफ कीजिए, क्या मास्टर अंदर हैं? दरवाजे पर एक कांपती हुई आवाज गूंजी। मेरे हाथ के अखरोट एक पल के लिए रुक गए। चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। ये आवाज, मैं इसे मौत तक नहीं भूल सकता। बाई टिंग टिंग, आखिर तुम आ ही गई। अंदर आओ। मैंने अपने दिल की खुशी को दबाया, अपनी आवाज को भारी किया, एक बड़े मिस्टिक ज्ञान की तरह एक्टिंग करने लगा। एक लंबा सा साया अंदर आया। 6 महीने पहले की वो घमंडी अमीर लड़की अब नहीं थी। वो बेहद परेशान और डरी हुई लग रही थी। वो पागलपन की तरह इधर उधर देख रही थी, जैसे कोई बुरी चीज उसका पीछा कर रही हो। अंदर आते ही वो धड़ाम से घुटनों के बल गिर गई। मैंने अपनी चाय का घूंट भरा और अनजान बनने का नाटक किया। छोटी बच्ची, क्या डर है तुम्हें? मास्टर, मुझे बचा लीजिए। 6 महीने पहले एक अंधा मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। मेरे मम्मी पापा को किसी ने धोखा दिया और मेरा बचपन का रिश्ता, चाइल्डहुड एंगेजमेंट, तय कर दिया। वो अंधा मुझे शादी के लिए मजबूर कर रहा था। अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसे थोड़ा सबक सिखाया। मास्टर, कहीं वो मरकर दुष्ट आत्मा तो नहीं बन गया जो मेरा पीछा कर रहा है? ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। उसकी नजर में मैं शादी के लिए मजबूर करने वाला एक गुंडा हूं, और वो मासूम लड़की। मास्टर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। चाहे जितने पैसे ले लो, मैं देने को तैयार हूं। ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। तुम जिसे परेशान कर रही हो वो इंसान मामूली नहीं है। बाई टिंग टिंग दंग रह गई और उसने सिर हिलाते हुए मुझे सच बता दिया कि वो जिससे जुड़ी है वो एक ड्रैगन सन है। कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है। अगर तुम उसे चुकाना नहीं चाहती तो मुझे चुका दो। मेरे साथ एक रात बिताओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बाई टिंग टिंग सन रह गई, मुझे अविश्वास से देखते हुए बोली, मास्टर
आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको जानती तक नहीं, आपके साथ सो कैसे सकती हूं? उसके इस घबराए हुए चेहरे को देखकर मुझे हंसी दबाना मुश्किल हो रहा था। मैं मजाक कर रहा था। मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया है, अपना कर्ज उतार दो, सब ठीक हो जाएगा। पर वो तो मर चुका है, शायद अब वो भूत बन गया होगा। मैं किसी भूत से शादी कैसे कर सकती हूं? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। बाई टिंग मेरी चुप्पी देखकर दुविधा में पड़ गई। फिर जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो, वो उठी और मेरे सामने वाली मेज पर आकर बैठ गई। उसने मेरी आंखों में सीधे देखा। तुम क्या कर रही हो? मैंने सिर उठाया और उससे पूछा। माफ कीजिए, मेरी जुबान फिसल गई थी। मास्टर जो भी कहेंगे मैं वही करूंगी। वो बोलते बोलते मेरे हाथ को छूने लगी। मैं डर गया और अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे ये देखकर घृणा हुई कि अपनी जान बचाने के लिए वो किसी भी अजनबी के साथ सोने को तैयार है। मुझे याद आया उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था। ये सब बहुत व्यंग्यात्मक था। जब उसे लगा कि मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा तो वो नीचे उतरी और मुझे खींचकर बेडरूम में ले गई। अगर उसे पता होता कि जिस मास्टर के साथ वो आज सुहागरात मनाने जा रही है वो उसका सबसे नफरत किया हुआ चैनान है तो न जाने क्या करती। जल्दबाजी मत करो, सोच लो, मैं विकलांग हूं। मैं एक समझो ना, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बाई टिंग ने बिना सोचे मुझे जवाब दिया। मैं मन ही मन हंसा। अगर उसे फर्क नहीं पड़ता तो उसने तब मुझे इतनी जिल्लत क्यों दी थी? मुझे सच में कोई परवाह नहीं है। बाई टिंग और करीब आ गई और मुझे अपनी आंखों से इशारा करने लगी। मैंने उसे धक्का देकर दूर किया। तुम्हें परवाह नहीं पर मुझे है। बाई टिंग जमीन पर गिर पड़ी। वो स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे शायद आज तक इतनी बेइज्जती कभी नहीं मिली थी। मास्टर, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपना नकाब उतार दिया। अपनी असली आवाज में बोला, बाई टिंग, अपनी आंखें खोलो और देखो मैं कौन हूं। छनान, तुम जिंदा कैसे हो? वो भागना चाहती थी पर उसके पैर कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से हिम्मत जुटाई और मेरी ओर लपकी। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। उसने अपना वो सुंदर चेहरा ऊपर किया और मासूमियत का ढोंग रचने लगी। चैन आन, मुझे माफ कर दो। उस रात मैं मजबूर थी। हाँ, सू मेंग्याओ और बाकी लोगों ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। और बचपन में जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह थी। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। परवाह? जब जरूरत थी तब मुझे कुत्ते की तरह इस्तेमाल किया। उस रात जब उसने शादी करने का नाटक किया था तो मुझे लगा शायद वो बस नादान थी, लेकिन बाद में जो जहर उसने उगला, क्या मैं उसे कभी माफ कर पाऊंगा? चैनान, मैं होश में आया। मेरे सामने का नजारा देखकर मैं चौंक गया। उसने अपनी जैकेट की जिप खोल दी थी। अंदर वो बेहद सेक्सी ड्रेस में थी। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो शादी के बाद मैं धीरे धीरे तुमसे प्यार करने लगूंगी। तुमने जो मुझसे काम करवाए मैं उसका दोगुना वापस करूंगी। ठीक है? वो रोती जा रही थी, जैसे मेरे माफी का इंतजार कर रही हो। लेकिन मैं एक बार उन लड़कियों के धोखे का शिकार हो चुका था, दूसरी बार नहीं। मैंने नफरत से उसका हाथ झटक दिया और ठंडी आवाज में बोला, ये सब बकवास बंद करो। 1 साल तक मैं जो कहूंगा वही करोगी। अगर मैं नाखुश हुआ तो फिर खाना या सोना तो बहुत छोटी बात होगी, अंजाम बहुत बुरा होगा। बाई टिंग खामोश हो गई। काफी देर बाद उसने आंसू पोंछे और अपना सिर हिलाया। उसने अपनी उंगली काटी और मेरे साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अपना मकसद पूरा होते ही मैंने हाथ घुमाया और अपनी ड्रैगन ऑरा से उसके शरीर पर मंडरा रही दुष्ट छाया को दबा दिया। बाई टिंग ने राहत की सांस ली और जमीन पर गिर गई। वो पसीने से तरबतर थी। मैंने उसके चेहरे पर हाथ मारा। अब तुम्हारा एक ही काम है, बाकी 17 फेनिक्स गर्ल्स को इकट्ठा करो। आधा साल बीत गया। बाई टिंग ने अपना काम कर दिखाया और उन बाकी 17 लड़कियों को एक सुनसान पहाड़ी विला में बुला लिया। हॉल दूधिया रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन वो लड़कियां जो हमेशा शानो शौकत में रहती थीं, आज सब दुखी और डरी हुई थी। टिंग अभी तक क्यों नहीं आई? पिछले कुछ दिन बहुत ही बदकिस्मत रहे हैं। सड़क पर चलते हुए गमला गिर गया। मेरे साथ भी यही है। मेरे शेयर बाजार में गिर रहे हैं। आधी संपत्ति साफ हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं दिवालिया हो जाऊंगी। मुझे पता है वो सब उस अंधे की करतूत है। उस दिन मुझे इतनी सख्त बात नहीं कहनी चाहिए थी। सू मेंग्याओ सोफे पर बैठकर अपना महंगा बैग पटक रही थी। पास में ही सेक्सी कपड़ों में बैठी वांग चंगचंग ने आंखें घुमाई। अरे लिन मैम, थोड़ा शांत हो जाइए। उस दिन तो आप ही सबसे ज्यादा चिल्ला रही थी। अब जब मुसीबत आ गई है तो आप ही कोई रास्ता निकालिए। मैं आपके साथ बर्बाद नहीं होना चाहती। तभी अचानक हॉल की लाइटें डिम हो गई। दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से हाई हील्स की आवाज सुनाई दी। बाई टिंग एक काले गाउन में नीचे आई, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो बीच में नहीं खड़ी थी, बल्कि झुककर एक तरफ खड़ी हो गई, जैसे किसी वीवीआईपी का इंतजार कर रही हो। बहनों, सब ठीक तो है। इतना कहते ही परछाइयों के बीच से एक लंबा सा साया बाहर निकला और सबके सामने आ खड़ा हुआ।
मैंने आधा काला नकाब पहन रखा था, काले कपड़े थे, हाथ में पंखा था। मैं ऊपर से नीचे उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे वो कुछ नहीं है। बाई टिंग टिंग, ये कौन है? सू मंग्याओ ने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि सबके सामने मेरे पैरों पर गिरकर घुटने टेक दिए। मास्टर, सब आ गए हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि घमंडी बाय परिवार की वारिस किसी पुरुष के सामने घुटने टेक रही है। मैं हंसा और धीरे से अपना नकाब उतार दिया। अपनी गोल्डन ड्रैगन आइज दिखाते हुए बोला, मेरी मंगेतरों सिर्फ 1 साल में ही मुझे भूल गईं। छेन, तुम तो मर चुके थे। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। वांग चंचंग डर के मारे पीली पड़ गई। सू मेंग्याओ किसी बिल्ली की तरह उछल पड़ी और मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाई, बाई टिंग टिंग, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम उसके साथ मिलकर हमें फंसा रही हो? फंसा रही हूं। मैं एक एक कदम नीचे आने लगा। हर कदम के साथ मेरी ड्रैगन पावर का दबाव बढ़ता जा रहा था। 18 साल पहले तुमने मेरे खून का फायदा उठाया और रातों रात अमीर बन गई। 3 साल बाद तुमने वादे तोड़े, मुझे जलील किया और मुझे मरते हुए देखना चाहती थी। अब मेरा मूलधन और ब्याज लौटाने का वक्त आ गया है। मेरे शब्द खत्म होते ही ऊपर के झूमर अचानक चमकने लगे और अजीब सी आवाज करने लगे। लड़कियां डर के मारे चीखने लगी। सू मेंग्याओ हाँफ रही थी, लेकिन अपनी अमीरी के घमंड में बोली, बहनों डरो मत, ये बस नाटक कर रहा है, चलो यहां से। ये कहकर वो आगे बढ़ी। तभी जब वो दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा खुला ही नहीं। अगले ही सेकंड बाहर से ठंडी हवा के झोंके आए। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। विला के बाहर की लाल लाइटें अचानक हरे रंग की हो गईं। खिड़की के कांच पर हजारों सफेद चेहरे चिपक गए। वो लालच से अंदर बैठे लोगों को देख रहे थे। ये व्हाइट गोस्ट हाउस जाल था। उन 18 लड़कियों ने वादा तोड़ के जो पाप किया था वो अब उनका पीछा कर रहा था। सू मंग्याओ डर के मारे जमीन पर गिर गई। इन अमीर लड़कियों ने कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। मेरी ड्रैगन ऑरा की दमनकारी शक्ति के सामने वो सब बस शिकार जैसी लग रही थी। मैं हॉल के बीच में खड़ा होकर उन्हें ठंडा नजरों से देख रहा था। पहले मुझे आपकी जरूरत थी तो आप ऊंचाई पर बैठी थी। अब जब आपको मेरी जरूरत है तो देखिए क्या होता है। सब खामोश थे। थोड़ी देर बाद एक लड़की डरते डरते बोली, छेनान, अगर हम हर साल किसी एक को चुने जो तुम्हारे साथ शादी करे तो क्या हम बच सकते हैं? मैं हंसा। वादा तो यही था, लेकिन तुमने वादा तोड़ा और अब फिर से वादा करना चाहती हो। क्या ये बहुत देर नहीं हो गई? तो तुम क्या चाहते हो? मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। ये तो आपकी कीमत पर निर्भर करेगा। सब नीचे सिर झुकाकर खामोश थी। तभी सू मेंग्याओ आगे आई और मुझ पर उंगली उठाकर चिल्लाई, डरने की जरूरत नहीं है। याद रखो, उसे भी हमारी जरूरत है। अगर आज रात किसी ने शादी नहीं की तो रात खत्म होते ही ड्रैगन किंग उसे खा जाएगा। सू मेंग्याओ की बात सुनकर बाकी लड़कियों को जैसे डूबत्ते को तिनके का सहारा मिल गया। वही तो, हमें क्यों डरना चाहिए? चलो उसे घुटने टेकने पर मजबूर करते हैं। सू मंग्याओ मुझे चुनौती देते हुए हंसने लगी। बहनों, बस एकता बनाए रखो। वो मर जाएगा और फिर खुद आकर हमसे भीख मांगेगा। सू मेंग्याओ की उस अहंकारी सूरत को देखकर मैं गुस्सा होने के बजाय हंस पड़ा। पंखा झलते हुए मैं सोफे पर बैठ गया। लगता है खेल और दिलचस्प हो गया है। देखते हैं कौन किसे भीख मांगता है। मैंने धीरे से कहा, पर एक बात सुन लो, जो मेरे साथ शादी करेगी मैं सिर्फ उसी की जान बचाऊंगा। बाकी 17 का क्या होगा मुझे नहीं पता। ये सुनते ही माहौल में हलचल मच गई। लड़कियों की आंखों में एक दूसरे के लिए शक और डर भर गया। अगर कोई एक सीक्रेटली गद्दारी कर दे तो बाकी सबका क्या होगा? वांग चंचंग सबसे पहले आगे आई। मेरे पैरों पर गिरकर बोली, चन आन, मैं तुमसे शादी करूंगी। वो बहुत सेक्सी थी। उसने मेरे पैरों को सहलाते हुए कहा, मुझे चुन लो, मैं आज भी कुंवारी हूं। अगर तुमने मुझे चुना तो मैं तुम्हारी दासी बनने को तैयार हूं। वांग चंचंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सू मेंग्याओ चिढ़ गई। वांग चंचंग ने आंखें घुमाई। सू मेंग्याओ, तुम क्या नौटंकी कर रही हो? वैसे भी शादी तो करनी ही पड़ेगी, तो 1 साल पहले या बाद में क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी चेनान अंधा नहीं है। तुम हटो, मैं पहले आई थी। चेनान, मुझसे शादी करो, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगी। मैदान पूरी तरह बिगड़ चुका था। मैं सोफे पर बैठा उन्हें देख रहा था। मैं तुम सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है। मैंने चुटकी बजाई। बाई टिंग टिंग ने वो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट मुझे लाकर दिया। मैंने उन्हें बताया कि वो लक जो उन्हें मिली है उसे उन्हें स्क्रीन के दर्शकों में बांटना होगा, तभी मैं उन्हें बचाऊंगा। तभी जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था, बाहर से कुछ आवाज आई। ये हजारों चीखें थीं। मैंने अपनी ड्रैगन आइज से बाहर देखा। वो सफेद भूत जो विला के बाहर खड़े थे अचानक ऐसे भागने लगे जैसे कोई बहुत बड़ा शिकार आ रहा हो। बस कुछ ही सेकंडों में विला के बाहर सन्नाटा छा गया। यहां तक कि बारिश भी रुक गई। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कौन आ गया जिसने भूतों को भी डरा दिया? क्या वो? मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने जल्दी से हॉल में मौजूद लोगों को गिना, 1 2 16 और बाई टिंग टिंग के साथ।
कुल 17, एक कम है। मेरा दिल बैठ गया, वो कंट्रोल करने वाली खुशी गायब हो गई। सब चुप हो जाओ, मैंने चिल्लाकर कहा। हॉल में सन्नाटा था। वो 98वीं लड़की कहाँ है? मैंने पास खड़ी बाई टिंगटिंग को पकड़ा। वो आन रान है। उसने कोई मैसेज नहीं किया, फोन भी नहीं उठा रही। आन रान ये नाम सुनते ही मेरा पसीना छूट गया। 18 लड़कियों में आन रान ही एकमात्र थी जिसने मुझे जलील नहीं किया था। उस रात हवेली में अगर मुझे चुनना होता तो मैं उसे ही चुनता, पर वो ही नहीं आई। तभी विला के ऊपर एक जोरदार ड्रैगन रोर, ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। पूरी हवेली हिल गई, लाइटें बुझ गईं। सू मेंग्याओ जमीन पर गिर गई। लड़कियां डर के मारे मेरे पीछे छिप गईं। तभी विला का दरवाजा एक धमाके के साथ टूटा। एक शांत सा साया अंदर आया। वो 18वीं लड़की आन रान थी, लेकिन अब वो वैसी मासूम नहीं रही थी। उसने काले ड्रैगन के निशान वाली लाल पोशाक पहन रखी थी। उसके बाल खुले थे और आंखों में दुनिया को जीत लेने का घमंड था। ये कॉन्ट्रैक्ट मेरी मां ने साइन किया था। धन दौलत उन्होंने भोगी, तो अब मुझे क्यों चुकाना पड़ रहा है? इतना कहते ही उसने बस हाथ उठाया और पल भर में विला की हवा जम गई। मैंने डर के साथ देखा कि उन 17 फेनिक्स गर्ल्स की त्वचा देखते ही देखते पीली और बेजान होने लगी। मैंने अपनी ड्रैगन आई से देखा। एक काली छाया अनरान के पीछे खड़ी थी और पूरे हॉल की जीवन शक्ति को भूखे भेदरिए की तरह निगल रही थी। ये येलो रिवर का ड्रैगन किंग था। मुझे समझ आ गया, आन रान ने अपनी जान बचाने के लिए खुद येलो रिवर जाकर ड्रैगन किंग से सौदा कर लिया था। अनरान अचानक हंसने लगी। उसकी आवाज भारी और अजीब थी, जैसे दो आवाजें एक साथ मिल गई हों। मेरे प्यारे बच्चे, शुक्र है तूने ये सारा चारा एक जगह इकट्ठा कर दिया। आज रात मैं इन्हें निगल लूंगा और तुझे खाने के बाद मैं अपना ये अधूरा शरीर छोड़कर एक असली ड्रैगन बन जाऊंगा। इतना कहते ही एक ऐसी भयानक शक्ति गिरी कि मेरे घुटने टिक गए। मैं जमीन पर गिर पड़ा और मुंह से खून की उल्टी हुई। तो ये है बाप बेटे की जंग। मुझे अपनी रगों में एक खौफनाक दबाव महसूस हुआ। अनरान बिजली की गति से मेरे पास आई, मेरा गला दबाकर मुझे हवा में उठा लिया और मेरी ड्रैगन एनर्जी चूसने लगी। दम घुटने लगा, नजारे धुंधले हो रहे थे। जिंदगी का खत्म होना मुझे लाचार बना रहा था। क्या मैं मरने वाला हूं? मैंने मां का बदला नहीं लिया, मास्टर से किया वादा पूरा नहीं किया और सुहागरात का इंतजार ही अधूरा रह गया। क्या सब खत्म? कितनी ठंड है, कितना अंधेरा। मैं गहराई में गिर रहा था। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अचानक मेरी पूरी काया से सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा। मेरी रगों में छिपी एक और शक्ति जाग उठी। जमीन से एक धमाका हुआ, विला का फर्श फट गया और येलो रिवर का मैला पानी फव्वारे की तरह आसमान तक पहुंचा, जिसने अनरान को झटके से दूर फेंक दिया। उस पानी के बीच एक जानी पहचानी परछाई धीरे धीरे उभर रही थी, जिसके चारों ओर हजारों भटकती हुई रूहें थी। ये मेरी मां की रूह थी। मेरी आंखें भर आई। मास्टर ने बताया था कि पैदा होते ही मुझे बचाने के लिए मां को येलो रिवर की गहराई में जंजीरों में कैद कर दिया गया था, जहां उन्हें तिल तिल कर तड़पाया गया। वो मरी हुई होकर भी पापी रूह बनकर अपनी सीमाएं तोड़कर मुझे बचाने आ गई थी। नीच मरकर भी मेरी राह में आती है। ड्रैगन किंग की वो काली छाया अनरान के शरीर से बाहर निकली और एक विशाल काली नागिन का रूप लेकर मां पर टूट पड़ी। मां भले ही एक यिन गोस्ट थी, लेकिन उस ड्रैगन के सामने वो कमजोर पड़ रही थी। उनका वजूद मिटने लगा। अगर इस मुसीबत से बचने का यही एक रास्ता है तो अपना ड्रैगन ब्लड उस ग्रीन स्नेक को सौंप दे। उसने 18 साल तक तुझे पालकर बचाया है, अब वक्त है उसे उसका हक देने का। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मां की मिटती हुई छवि को देखकर मैंने सिर हिलाया। मैंने अपने सीने से वो गर्म मैरिज कॉन्ट्रैक्ट निकाला और उस हॉल में मौजूद डरी हुई लड़कियों पर दहाड़ लगाई। अभी भी क्या देख रही हो? जल्दी अपना खून दो, अपना कर्ज चुकाओ और मेरा ड्रैगन ब्लड वापस करो। बाई टिंगटिंग और वांग चेंगचंग डर के मारे कांपते हुए आगे आई और अपना हाथ कॉन्ट्रैक्ट पर रखा। उनके माथे से सुनहरा खून निकलकर मेरे हाथों में समाने लगा। अगले ही पल मैंने अपना ड्रैगन ब्लड भी उस कॉन्ट्रैक्ट पर डाल दिया। तभी सामने से एक दिल दहला देने वाली चीख आई। मैंने ऊपर देखा, मां की धुंधली सी शक्ल अचानक साफ हो गई थी। वो मुझे देख रही थी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मेरे बच्चे, तुझे पैदा करते ही मैं तुझे ठीक से देख भी नहीं पाई थी। शुक्र है तू अब सुरक्षित बड़ा हो गया है। अगला ही पल उनका वो कमजोर वजूद बिखर गया। मां, मैं चीख पड़ा। तभी वो विशाल काला ड्रैगन एक बिजली की तरह मुझ पर झपटा। जैसे ही वो मुझ तक पहुंचने वाला था, हाथ में मौजूद मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से एक भयंकर रोशनी निकली। दफा हो जा, एक ठंडी और साही आवाज गूंजी और उस कॉन्ट्रैक्ट से एक विशाल ग्रीन स्नेक की रूह निकली, जिसने उस काले ड्रैगन को झटके से पीछे धकेल दिया। नीली रोशनी के साथ एक बेहद खूबसूरत हसीन लड़की धीरे धीरे नीचे उतरी और मेरे सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। वो किसी देवी की तरह लग रही थी। उसने मुड़कर अपनी ठंडी उंगलियों से मेरा चेहरा सहलाया। उसकी आंखों में ढेर सारा दर्द था। बेवकूफ, उसकी आवाज किसी मखमल जैसी नरम थी। किसने कहा था कि तुम इतनी जल्दी में उससे भिड़ जाए?
खैर, तेरा पति अब बड़ा हो गया है, कम से कम अब लड़कियां तुझे आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकती। अपनी मास्टर को सामने देखकर मुझे राहत नहीं, बल्कि और ज्यादा फिक्र होने लगी। मास्टर, भाग जाइए, मुझे छोड़ दीजिए, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। आपने पहले भी मुझे बचाया है, अब और पागलपन मत कीजिए। लियू लुओली मेरी घबराहट देखकर मुस्कुरा दी। उनकी मुस्कान किसी जादू जैसी थी। पिछली बार तुम्हें बचाया क्योंकि जब मैं ड्रैगन बनने की कोशिश में जहरीली ठंड से मर रही थी, तब तुमने ही मुझे गर्माहट दी थी। वो तो बस कर्ज चुकाया था, पर इस बार ये अलग है। अलग? कैसे अलग? मैं रोने को था, जान दांव पे लगी है। क्या अलग है? उसने एक कदम और बढ़ाया और मेरे चेहरे को मजबूती से पकड़कर आंखों में देखते हुए पूछा, अभी तुमने मुझे क्या कहा? मास्टर। गलत। उसकी आवाज में एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। मास्टर नहीं, मुझे अपनी पत्नी नैनी वाइफ कहो। क्या तुझे नहीं पता? सांप का स्वभाव भले ही कामुक हो, पर वो प्यार में जान भी दे सकता है। मैं हैरान था। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही मलबे के बीच से एक अट्टहास सुनाई दी। वो काला ड्रैगन अपना सिर हिलाते हुए वापस आसमान में उड़ गया। वो लियू लुओली को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। मुझे लगा था कोई देवता होगा, पर तू तो बस वही छोटी सी नागिन है जो ड्रैगन बनने में नाकाम रही। तू भी मुझे रोकने की हिम्मत करती है। आज तुझे भी खा जाऊंगा। लियू लुओली ने मुझे अपने से दूर किया और उस ड्रैगन की ओर मुड़ी। उनकी आंखों में खून की प्यास थी। मेरे पति को हाथ लगाया तो फिर जंग होगी। इतना कहते ही वो हवा में और सीधे उस काले ड्रैगन से जा टकराई। छत के ऊपर आसमान में बिजली कड़कने लगी। बादल काले पड़ गए। बादलों के बीच कभी एक सांप की तो कभी एक ड्रैगन की परछाई दिखती। हर टकराव एक बड़े धमाके की तरह था, पर ड्रैगन की आवाज तेज होती गई। एक सुनहरी बिजली गिरी और मास्टर जमीन पर गिर पड़ी। उनके मुंह से खून बह रहा था। मैं पागलों की तरह उनकी ओर दौड़ा। मास्टर का चेहरा कागज की तरह सफेद था। ऊपर आसमान में वो काला ड्रैगन मंडरा रहा था। उसकी आवाज किसी बिजली की तरह गूंजी। देख लिया, यही किस्मत है। एक तुच्छ सांप की औकात ही क्या है जो खुद को ड्रैगन बनने के काबिल समझे। कितना मायूस कर दिया तूने मुझे। मैं रोते हुए लियू लुओली को अपनी बाहों में जकड़े हुए था। मेरा दिल फट रहा था। मेरे अंदर वो ट्रू ड्रैगन ब्लड उबल रहा था। लुओली, मुझे बड़ा करने के लिए शुक्रिया। क्या तुझे ड्रैगन नहीं बनना था? आज मैं तुझे ड्रैगन बनाऊंगा। अगले ही पल मैंने अपने शरीर की सारी नसों को निचोड़कर अपना पूरा हार्ट ब्लड उस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लियू लुओली के शरीर में डाल दिया। नहीं, लियू लुओली कुछ समझ गई। उन्होंने चीखने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक सुनहरा प्रकाश मेरे शरीर से फूटकर उनके अंदर समा गया। मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी मुझमें से बाहर निकल रही है। मेरा मजबूत शरीर कमजोर पड़ने लगा। वो ड्रैगन एनर्जी जो पैदा होते ही मेरे साथ थी, वो गायब हो गई। उसकी जगह एक बर्फीली यिन ऑरा ने ले ली। मैं जान गया, आज के बाद मेरी दुनिया हमेशा के लिए अंधेरी हो गई। मैं एक रेयर यिन का इंसान बन गया। उस रोशनी में लियू लुओली का शरीर बढ़ने लगा और वो एक विशाल सांप में बदल गई। फिर एक चमत्कार हुआ। उसका हरा रंग चांदी की तरह सफेद होने लगा। उसके पंजों की जगह शक्तिशाली पैर आ गए और सिर पर ड्रैगन के सींग उगाए। एक असली सफेद ड्रैगन आसमान में तैरने लगा। उस पल पूरी दुनिया थम गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं। एक सांप ड्रैगन कैसे बन सकता है? काले ड्रैगन की आंखों में पहली बार डर दिखा। वो भागना चाहता था, लेकिन उस सफेद ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और एक डरावनी ड्रैगन्स ब्रेथ आग छोड़ी। उसने जगह को भी लॉक कर दिया और पलक झपकते ही उसके ऊपर जा पहुंची। अपने विशाल पंजों से उसने उस काले ड्रैगन को ऐसा चीरा कि वो राख में बदल गया और बादलों में गायब हो गया। आसमान में 7 रंगों के बादल छा गए। खुशियों की बारिश होने लगी, पर मैं अब और नहीं सह सकता था। मैं जमीन पर गिरने लगा। गिरने से पहले ही एक गर्म एहसास ने मुझे थाम लिया। धुंधली नजरों से देखा, वो सफेद ड्रैगन वापस इंसान बन गई थी। उसने अपना माथा मेरे माथे से लगाया। मेरे होठों पर एक अजीब सी चुभन हुई और मेरे शरीर में एक नई गर्माहट आई। मेरे पति, अब सो जाओ। ये आखिरी शब्द थे जो मैंने सुने। मेरे सामने अंधेरा छा गया। मैं होश खो चुका था। पता नहीं कितनी देर बाद मैंने आंखें खोली। मैं अपने बिस्तर पर था। बाहर खिड़की से धूप आ रही थी। तकिए के पास एक चिट्ठी और वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पड़ा था। मैंने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। वो लुओली की लिखावट थी। मेरे साजन, जब तुम ये पढ़ोगे मैं जा चुकी होंगी। उस रात तुमने मुझे बचाने के लिए अपना ड्रैगन पल्स खो दिया। तुम पर एक्सट्रीम यिन का शाप लग गया। मैंने ड्रैगन किंग को तो मार दिया, पर मैं तुम्हारे साथ इस हालत में नहीं रह सकती थी। मैंने अपनी सारी शक्तियां तुम्हें सौंप दी हैं, पर तुम्हारी किस्मत को फिलहाल के लिए सील कर दिया है। मुझे वापस कल्टीवेशन के लिए जाना होगा। वो 18 लड़कियां अब तुम्हारी गुलाम हैं। हर साल एक लड़की तुम्हारे साथ रहेगी। जीना और खुश रहना। चिट्ठी पढ़ते ही मेरी आंखों में आंसू थे। बेवकूफ, मुझे किसी की जरूरत नहीं थी। उस दिन के बाद जियांग सिटी में एक अजीब सा अमीर इंसान रहने लगा।
वो एक आलीशान विला में रहता था। हर साल उसकी मंगेतर बदलती थी, पर वो किसी को कभी नहीं छूता था। बस घंटों बगीचे में बैठकर किसी का इंतजार करता था। ये इंतजार उम्र भर का था। कुछ सालों बाद पीछे के पहाड़ों पर एक अकेली कब्र बनी। उस पर कोई फोटो नहीं, बस एक लाइन लिखी थी, मेरी प्यारी पत्नी लियू लोली के पति, चनान की कब्र। हवा जब चलती तो कब्र की घास में एक छोटा सा हरा सांप धीरे धीरे रेंगता और पत्थर पर लिपट जाता। 8 साल बाद की एक रात